नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पूर्ण विधायकों के परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया है। इसी बीच दूसरी तरफ भाजपा हर एक सीट से 4 उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर कमान को भेज दिया है। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत तमाम सीनियर नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम चर्चा में आए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पार्टी चुनावी तारीख को ऐलान के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी का अलग रूप सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर अब चुनाव में किसी भी हाल में गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ ठाकुर जी और नूतन ठाकुर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा पहला सवाल आपसे है, मायावती ने यह कह दिया कि इस बार यूपी में वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा में भी उन्होंने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन हरियाणा की हालात को देखते हुए उन्हें सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने गठबंधन के लिए मना कर दिया है। आपकी क्या राय है, क्या ये बीजेपी के आने वाले भविष्य को लेकर उन्होंने ये डिसीजन लिया है या फिर कुछ और? देखिए, हम लोग का यह मानना है कि बहन मायावती एक लंबे समय से अपना कोई स्वतंत्र डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही हैं और निश्चित रूप से उनके डिसीजन से स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के डिसीजनों से, उनके निर्णयों से संचालित होते दिखते हैं। कहीं न कहीं एक ऐसी नेता जो एक समय अत्यंत ही स्वतंत्र थी और अपने निर्णयों के लिए जानी जाती थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां भी जिनके सामने कहीं न कहीं नतमस्तक रहती थी, उन्होंने ही समय के साथ ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह अपने आप को, कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी पार्टी उन्होंने उनको एक तरह से दे दी हो, जिसको हम लोग कहते हैं गिरवी रख दिया हो। इस तरह की भावनाएं कई बार दिखने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी रणनीति, अपनी सारी नीतियां बहुजन समाज पार्टी के हित के न देख के, बहुजन समाज के हित के न देख के, भारतीय जनता पार्टी के हितों को देख के चल रही हैं, जो कई बार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है, कष्टप्रद भी लगता है कि एक ऐसी सशक्त नेता किस स्थिति में आ गई हैं। यह मैं समझता हूँ पूरे लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं दिखती है। जी सर, क्या लगता है समाजवादी पार्टी में जो उपचुनाव में किन किन विधायकों के परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाया गया है, और क्या यह परिवारवाद का उदाहरण है या फिर कुछ और? देखिए, परिवारवाद का जो प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं, मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत मानना है मेरा कम से कम, कि निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति जहां भी होता है तो उसको कुछ न कुछ उसका लाभ अवश्य मिलता है। वो कोई नई बात नहीं है। कोई आदमी जो पेडिग्री होती है, जो स्थान होता है, उसका स्वाभाविक लाभ तो उसको मिलता है। लेकिन राजनीति में मेरी समझ में यदि व्यक्ति विशेष में क्षमताएं नहीं होती हैं तो उसका चल पाना, वो व्यक्ति विशेष ही चल पाता है। उदाहरण के लिए मैं अखिलेश यादव जी की बात करूंगा। अखिलेश यादव भी हैं, बगल में नीतीश कुमार हैं, उनके भी पुत्र हैं। नीतीश कुमार के पुत्र में संभवतः वो क्षमता नहीं रही होगी, नीतीश कुमार चाहे जो भी कहें, क्योंकि मेरी अपनी समझ और जानकारी में कोई ऐसा पिता नहीं होता है या माँ नहीं होती है जो चाहते हैं कि मेरे सुपुत्र, मेरी सुपुत्री योग्य न बने, मेरा उत्तराधिकार न लें। भाई पूरे राज्य की रियासत, विरासत, जो भी शब्द नाम दीजिए, वो मुलायम सिंह जी भाई आज नहीं है, वो अखिलेश यादव है, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह आपके हमारी निगाहों में है। वही नीतीश कुमार भी चाहते होंगे। नीतीश कुमार के सुपुत्र उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाए। ऐसा नहीं मैं मानता हूं कि किसी ने प्रयास नहीं किया होगा। तो इसीलिए परिवारवाद की जगह मैं कहूंगा कि देर सवेर, ये मेरा मानना है कि वह एक इनिशियल इम्पेटस के अलावा, इनिशियल गेन के अलावा बहुत लंबे समय तक जब तक क्षमता नहीं होती है वो नहीं चल पाता। यद्यपि यह भी कहना सही है
कि प्राथमिक स्तर पे भी वो बहुत बड़ा बूस्ट दे देता है। लेकिन मैं उसे मैं समझता हूं कि इस जगत की एक स्वाभाविक नियति मानता हूं। उसको कोई आश्चर्यजनक बात यहाँ जैसे रतन टाटा की मृत्यु हुई तो नोएल टाटा ही तो वहां पर आए। यह तो है नहीं कि मतलब किसी बाटा को ले आया हो या किसी खाता को ले आया, मतलब जो जिस परिवार से है, जिस समाज से है, जिस उसके जो उसका ऑफस्प्रिंग है या रिलेटिव है, यह मैं समझता हूँ यह ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक नेचुरल अंग रहा है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। नूतन जी, आपकी क्या राय है इस पर? तो देखिए, मेरी राय है कि अगर परिवारवाद इनिशियल लाभ तो दे सकता है, हो सकता है किसी और को भी अवसर मिलता तो वो भी उस जगह को पहुंचता, लेकिन अगर जो भी कैंडिडेट है खड़े होते हैं तो अंत में चुनती जनता ही है। कहीं ना कहीं जनता के बीच भी उस चीज का एक्सेप्टेंस है, और दूसरे सामने वाले भी इनिशियल, जैसे पॉलिटिक्स में ही है, मेहनत जब कलेक्टिव होती है वोट बैंक के रूप में भी, तो पीछे से किसने क्या मेहनत किया है वो एक महत्व रखता है। अगर कोई बिल्कुल ही पॉलिटिक्स में नहीं है, सीधे ही दे रहे हैं, तो एक ऐतराज की स्थिति होती है। लेकिन वो ऐतराज भी अगर उस व्यक्ति में योग्यता नहीं होती तो जनता फिर नहीं चुनेगी वहां पे। और पॉलिटिक्स में भी तभी हार जीत भी लगी रहती है, और जो योग्य नहीं होते हैं अगर उनमें पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं होता तो कई बार खुद छट भी जाते हैं। तो यही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ भी है। समाजवादी पार्टी हो या ज्यादातर जो पार्टियां हैं, तो ये कहा जाता परिवारवाद की बात है। बीजेपी में ये है कि परिवारवाद के आरोप इसलिए नहीं कहते कि नहीं है, क्योंकि अभी जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। अटल जी के बच्चे नहीं थे तो परिवारवाद के आरोप नहीं लगे। लेकिन वहां भी तमाम मंत्री हैं, केंद्रीय स्तर के भी मंत्री हैं जिनके बच्चे विधायक सांसद हैं, वहां भी बाकियों लोगों के परिवारों को प्रश्रय दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। तो ये कहना कि कुछ को छोड़ के जब फैमिली नहीं है वहां पे, और उसके अगर होती और नहीं मिलता तब एक बात थी, लेकिन यहाँ अवसर की बात है। जहां जिसको अवसर मिलता है तो वो वहां का व्यक्ति लाभ लेता ही है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसके साथ जी जी एक और चीज भी है कि अगर परिवारवाद की ही बात की जाए तो वो हर जगह देखने को मिलता है। लास्ट वहीं पे चीजें आके बॉयल डाउन करती हैं कि सामने वाला कितना योग्य है। परिवारवाद में कई बार व्यक्ति बचपन से ही उसी परिवेश को देखते रहता है, तो जो बाहर से व्यक्ति आता, हो सकता है जब वो 20 साल, 21 साल, 30 साल में जो चीज को समझेगा वो नेचुरल वे में भी ग्रास्प करते रहते हैं। तो कई चीजें जिसको विरासत बोलते हैं कि ये चीज विरासत में मिली है, तो पॉलिटिशियंस के भी जो बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों में बचपन से वो माहौल देखते रहते हैं, तो वो चीज उनको भी कहीं विरासत में मिली होती है। अवसर आसान, क्योंकि विरासत में मिली होती है, एक पार्टी होती है, तो अन्य व्यक्ति को वो अवसर काफी मेहनत के बाद मिलती है, वहां उनको वो चीज सहूलियत से मिल जाती है। इतना ही फर्क है, बाकी कोई बहुत फर्क इसमें नहीं दिखता है। जी, अमिताभ जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि बीजेपी की उपचुनाव के लिए रणनीति इस बार क्या हो सकती है, और क्या उन्हें इस बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? यूपी की थोड़ी राजनीति पर नजर डालें इस बार आप। देखिए, मैं यह कहूंगा कि दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत लंबे समय तक जी खास करके कि समाज में विद्वेष हो उस पर ही ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे जो इनके शब्द होते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी के शब्द जो हैं, जैसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री जी का भी इस तरह का कई बार प्रयोग शब्दों का, तो यह सब बताता है कि बहुधा वे समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना, जाति और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करना, यह भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से अपनी नीति बनाए हुए समाज में विद्वेष की स्थिति बने और उसका लाभ मिले। अब जैसे बहराइच में ही जो घटना घटी है, तो भारतीय जी, जनता उसी मुद्दे पार्टी पर के बात करने वाली थी मैं आपसे। जी जी जी, तो बहराइच की जी उसमें पूरी घटना, इसके बारे में बताया जी। तो उसके जो समर्थक हैं, वो समर्थक निश्चित रूप से सीधे सीधे समाज को पुनः बांटने के लिए
और इस प्रकार का एक माहौल तैयार करने के लिए कि मुस्लिम वर्ग ही जो है हिंसक है या आक्रांता है या उसने हमला किया, इस प्रकार का माहौल बनाने में वह पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सोशल मीडिया से लेके जमीन पे हर जगह इस प्रकार का दुष्प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि यह तो एक सर्वविदित तथ्य होता है कि इंसान जो है, चाहे इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, इस जाति का हो, उस धर्म का हो, जब जब तनाव की स्थिति आती है तो हिंसा की स्थिति हर तरह हो सकती है, हर तरफ होती है, लेकिन जाति और वर्ग के आधार पे हिंसक अहिंसक बताने का प्रयास करना, जातियों में विद्वेष फैलाना, धार्मिक आधार पर विद्वेष फैलाना, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। और मौजूदा चुनाव में भी, और यहाँ तक कि जो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बहराइच की, उसका भी मात्र और मात्र राजनीतिक लाभ लेना भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। जी नूतन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की भूमिका कितनी प्रभावी होनी चाहिए ताकि हिंसा को रोका जा सके? तो देखिए, जब इस घटना में ही पहले से ही कहा जाता है कि अब तो जुलूस को लेके भी तमाम गाइडलाइंस होते हैं, कहा जाता डीजे नहीं बजाएंगे, ये नहीं करेंगे। बहराइच की ही घटना ले लीजिए, यहाँ पे बहुत तनाव बढ़ गया, अन्य जगहों पे भी कुछ कुछ घटनाएं हुई, कुछ कंट्रोल में आ गया, लेकिन यहाँ की स्थिति को भी अब जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया में भी देख लीजिए, तो वो दबने की जगह पे वो और उस चीज को बढ़ावा देने का काम वो चीजें कर रही हैं। क्योंकि जाति धर्म में विभेद हमेशा से, जब भी पॉलिटिशियंस लेने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वहां पोलराइजेशन की बात होती है। बीजेपी के टाइम में ये चीज पहले उतने खुल के हमारे पॉलिटिशियंस नहीं बोलते थे, लेकिन अब जब राजनेता भी खुल के इस तरह की बात बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब इसके आशय तमाम लग रहे हैं। बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि हमने तो कहा कि एक रहो, ये नहीं कहा, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि ये सारी चीजें जो कही जाती हैं उनके निहितार्थ क्या होते हैं और किनको कैसे क्या मैसेज दिया जा रहा है। बहराइच की घटना में भी जिस तरह से हुई, अगर विवाद हुआ उसी समय प्रशासन ने रोक लिया होता, क्योंकि मैं नहीं मानती कि प्रशासन को अंदेशा नहीं रह पता नहीं होता है कि किधर से जुलूस आएगी, और जहाँ कोई भी समुदाय की बहुलता है, जैसे मुहर्रम के जुलूस में हिंदू पक्ष की तरफ ज्यादा वो करने की जरूरत होती है कि शांति बने रहे, ऐसे ही दुर्गा पूजा में जिधर भी मुस्लिम समुदाय की आबादी होगी या अन्य पक्ष समुदाय की आबादी होगी, वहां पे ज्यादा प्रशासन चाक चौबंद रहता है। ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए। अगर प्रशासन सजग होता तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील दी गई, कुछ नॉर्म्स जो थे वो टूटे, जो गाइडलाइंस होंगे, कभी विवाद जो भी हुआ तो अकेले विवाद में, सीधे विवाद में गोली नहीं चलती है जब तक कि उस विवाद में भी कोई बड़ी बात नहीं हुई हो। और उसके बाद जिस तरीके से इस पूरी घटना को रूप दिया गया, तो अब तो ये एक पूरा धार्मिक स्वरूप ले चुका है। समय रहते अगर प्रशासन ने वहीं पे इस चीज को रोका होता, कोशिश की होती, तो संभव है आज जो इतने लाठीचार्ज और इस तरह की सिचुएशंस देखने में आ रही है वो नहीं होती, शांतिपूर्ण ये त्योहार निकल जाता। चुनाव का टाइम है, उपचुनाव भी यूपी में होने वाले हैं, बहुत संभव है कि इस दृष्टि से भी फायदा, जो भी क्लैशेस हो रहे हैं उसका लेने की कोशिश हो रही हो, पोलराइजेशन की कोशिश हो रही हो। बड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको प्रशासन चाहती तो समय रहते रोक सकती थी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन की शिथिलता भी है, क्योंकि कहा तो एक व्यक्ति को रोकने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लग जाता है, और ऐसे में पता है कि भीड़ होंगे, जब दुर्गा पूजा विसर्जन में भी लोग जाते हैं तो तमाम एक उन्माद की स्थिति रहती, समूह में लोग होते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाक चौबंद रहने की और ज्यादा जिम्मेदारी थी, वहां चूक हुई, जिसका परिणाम बहराइच की ये घटना देखने को मिल रही है। अमिताभ जी, इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव को कम करने और शांति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मामला ये बहुत बड़ा नहीं था, उसके बाद इसे रूप बहुत बड़ा ले लिया है। देखिए, मैं यह मानता हूं कि सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वह नियत की है
अगर नियत सही है, यदि प्रशासन शासन वास्तव में चाहता है कि प्रकरण का पटाक्षेप हो, यदि वो निष्पक्षता दिखाता है, मेरा ये अनुभव भी है और मेरा स्पष्ट मत है कि जो भी जातीय या सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासन और प्रशासन का रुख उसकी निष्पक्षता होती है। मैं इस मामले में मैं समझता हूं कि यदि किसी एक व्यक्ति को मैं इस मामले में आदर्श समझता हूं, वह सुश्री मायावती रही हैं। मायावती जी के समय वास्तव में जिसको मैं कहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता जो है वास्तविक रूप में दिखती थी। न हिंदू न मुसलमान, न इधर न उधर, जो गलत है उस पर कार्रवाई। और इन कारणों से उनके समय प्रशासन के रुख को लेके किसी को कभी कोई चिंता नहीं होती थी। दंगे या तो नहीं होते थे या तत्काल वो दब जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में भी अमूमन लोगों को ये शंका रहती है कि वह पक्षपातपूर्ण आचरण करेंगे, उनके दबाव में प्रशासनिक अफसर गुनाह करेंगे, वर्ग विशेष के साथ गलत करेंगे, एक पक्षीय देखेंगे। ऐसे में कई बार उसको दबाना मुश्किल हो जाता है। तो यदि वास्तव में प्रशासन चाहती है कि इसका शीघ्र इसका निस्तारण हो, इस पर शीघ्र अंकुश लगे, तो उन्हें सबसे पहले पक्षपात रहित और निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। नूतन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।